1965 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक स्टेटमेंट दी थी, पाकिस्तान इज गोइंग टू वेज अ वॉर फॉर 1000 years अगेंस्ट इंडिया। लेटर ऑन जियाउल हक ने कहा दैट पाकिस्तान इज गोइंग टू मेक इंडिया ब्लीड वाया 1000 cuts। ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इनसिक्योरिटी दिखाता है। ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है पाकिस्तान के लिए, एक आइडेंटिटी की बात है। नहीं तो कोई भी नेशन किसी और नेशन के अगेंस्ट 1000 साल के लिए वॉर क्यों वेज करेगा। एक डिफीटेड नेशन जो 47 में डिफीट हो चुका, 65 में डिफीट हो चुका और 71 में डिफीट हो चुका था, उसने ये रियलाइज किया कि वो इंडिया को कन्वेंशनल तरीके से कभी नहीं हरा सकता। दैट इज वाई व्हाट हैपेंड, सब कन्वेंशनल वॉरफेयर, लो इंटेंसिटी वॉरफेयर, जो आइडिया है मेकिंग इंडिया ब्लीड थ्रू 1000 cuts का, जिसमें पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है टेररिस्ट को, पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है इंसर्जेंसी को, पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है हर उस एंटिटी को और हर उस एलिमेंट को जो कहीं ना कहीं इंडिया को या तो अनस्टेबल बनाता है, या इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या इंडिया एज अ पॉलिटिकल नेशन को चैलेंज करता है। ये पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है आफ्टर 1971, जिसमें bleeding India through 1000 cuts via supporting these kinds of activities, this is integral to Pakistan's policy against India. A very warm welcome to all of you. My name is Piyush Madan and I teach political science and international relations for civil services examination conducted by UPSC. इस वीडियो में हम एनालिसिस करना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरीके से चीज़ों में बदलाव आने वाला है। क्या ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के बिहेवियर को चेंज करने वाला है? क्या ऑपरेशन सिंदूर हम कह सकते हैं कि एक माइलस्टोन है इंडिया की पॉलिसी में और ये एक न्यू नॉर्मल सजेस्ट करता है, या ऑपरेशन सिंदूर के बावजूद भी पाकिस्तान का बिहेवियर ऐसा ही रहने वाला है? We are going to do the analysis from the academic perspective with no nonsense in between. कोई exaggeration, hyperbole नहीं क्रिएट किया जाएगा, बट हार्डकोर फैक्ट्स के बेस पर ये देखा जाएगा कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। इसको जानने के लिए फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या किया है, पहलगाम मैसेकर के बाद एक सिग्नल भेजने की कोशिश की है कि पाकिस्तान जब भी ऐसे अटैक करवाएगा उसकी जो पनिशमेंट है वो काफी ज्यादा होने वाली है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इंडिया की पॉलिसी अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पहले क्या थी। स्टे विद मी। जब हम इंडिया की ऑप्शंस की बात करते हैं या इंडिया की अप्रोच की बात करते हैं, तो इंडिया की अप्रोच को हम दो तरीके से देख सकते हैं और उसके लिए हमें टाइम पीरियड डिफाइन करना होगा। एक है बिफोर 2016 और दूसरा है आफ्टर 2016। तो बिफोर 2016 की अगर बात करें तो इस समय इंडिया के अगेंस्ट 2001 2008 जो दो मेजर अटैक्स हुए, ये टेररिस्ट अटैक्स है, स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान है। पहले टेररिस्ट अटैक्स या टेररिज्म को जो सपोर्ट है वो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में करता था। धीरे धीरे ये स्ट्रैटेजी को एक्सपोर्ट किया गया टुवर्ड्स द एंटायर इंडिया। एंड यहाँ पर हमने क्या देखा कि 2001 में अटैक ऑन इंडियन पार्लियामेंट एंड 2008 में द अटैक ऑन द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया विच इज मुंबई, इसके थ्रू पाकिस्तान ये सजेस्ट करना चाहता था दैट इंडिया इज अनस्टेबल एंड मे बी नॉट द प्लेस फॉर अदर्स टू कम वर्क एंड यू नो हैव अ गुड रिलेशन विद इंडिया, बिकॉज इंडिया इतना स्टेबल नेशन नहीं है। देखो यहाँ पर क्या क्या हो रहा है बिकॉज ऑफ इंडियाज एक्शंस। ऑब्वियसली द ब्लेम इज ऑन अस एज पर पाकिस्तान। हमने इनको रिटेलिएशन कैसे किया? इनिशियली हमारे जो एक्शंस थे वो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक रहते थे, जिसमें वी वुड रीच आउट टू द वर्ल्ड, हम अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करते थे, हम बताते थे हाउ पाकिस्तान इज अ स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। दुनिया हमसे एविडेंस मांगती थी, हम एविडेंस कलेक्ट करते थे, एविडेंस देकर आते थे। ये सब स्ट्रैटेजी जो हम अपना रहे थे, जिसमें डिप्लोमेटिक मीन्स हैं या कुछ हद तक बाद में हमने कुछ प्रेशर टैक्टिक्स को अडॉप्ट किया, जिसमें हमने FATF के थ्रू पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की। ये मीन्स हम पहले अडॉप्ट करते थे। 2016 से पहले ये जनरली मीन्स हैं जो अडॉप्टेड है। पाकिस्तान वुड स्पॉन्सर अ अटैक, वी वुड
be the victims, but what would happen? Pakistan would either say that they would want to be a part of the investigation and they would not do anything then, या फिर एविडेंस कलेक्ट करने की बात की जाती थी, एविडेंस शो करने की बात की जाती थी, बट एट द एंड ऑफ द डे उसको उस एविडेंस के ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता था इंटरनेशनल कम्युनिटी में. नीदर यूएसए टुक इंटरेस्ट इन दिस, एंड लेटर ऑन व्हेन यूएसए वांटेड टू, देन चाइना वुड ब्लॉक द प्रपोजल्स इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. तो वी आर द वन हु आर विक्टिम्स एंड वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग. सो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान जो कंटिन्यूसली करता आया है, जो एक सब कन्वेंशनल वॉरफेयर का तरीका है, ये उसकी स्ट्रैटेजी का पार्ट है, और वो 1971 के बाद से ये सोच चुका था कि यही स्ट्रैटेजी अपनानी है. तो वो चल रहा है. इसमें क्या हो रहा है? माई पीपल आर डाइंग, वी आर एट द रिसीविंग एंड नोबडी इज डूइंग एनीथिंग. Now, after 2016, what we have started doing, we have, in addition to diplomatic and pressure tactics, हमने क्या introduce किया है? हमने military means introduce कर लिए हैं. Now, it's not that military means पहले बिल्कुल भी नहीं थे, but yes, the way in which we are dealing now and the kind of pressure and the kind of force which we are using now, वो पहले नहीं था, जिसमें भी हमने एक graded way में military means को use किया है. तो 2016 में जब हमने उरी अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स की, तो वो सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई थी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में. रिलेटिवली द अमाउंट ऑफ फोर्स यूज्ड, दैट वाज कंसिडरेबली, आई वुड से रिलेटिवली लेस एज कंपेयर टू 2019 जब हमने बालाकोट स्ट्राइक्स की. बट दोनों जगह पर हमने क्या बताया, दैट इफ देयर इज अ अटैक इन उरी or if there is an attack in Pulwama back then, there will be military cost to this misadventure of Pakistan. इसी context में 2025 Operation Sindoor has to be seen. Now what we have done, यहाँ बालाकोट स्ट्राइक में we entered into Pakistan. यहाँ पर इस बार जो extent of military action है वो as compared to 16 and 2019 सॉरी बहुत ज्यादा है. तो यहाँ पर हम पंजाब में जाकर हमने 9 मेजर एरियाज जो टेररिस्ट के हाइडआउट्स थे, टेररिस्ट के हेडक्वार्टर्स थे, उनको टारगेट किया, जिसमें 2 मेन जो भावलपुर और मुरीद के हैं. द भावलपुर बीइंग द हेडक्वार्टर्स ऑफ जैश ए मोहम्मद एंड मुरीद के बीइंग द हेडक्वार्टर्स ऑफ लश्कर ए तैयबा. यहाँ पर हमने टारगेट किया एंड वी किल्ड अ नंबर ऑफ द टेररिस्ट ऑल्सो. अब यहाँ पर जो ये अटैक हुआ, ये ग्रेडेड, अगर मैं मिलिट्री मीन्स की बात करूं तो इसमें ये सबसे ज्यादा बड़े लेवल का अटैक है, जहां पर मैंने प्रिसीजन के साथ अटैक करके ये भी बता दिया दैट आई हैव द कैपेबिलिटी टू गो इनसाइड और टू बेसिकली अटैक इनसाइड योर टेरिटरी एंड टेक आउट द मिलिट्री, टेक आउट द टेररिस्ट hideouts, and if need be I can even attack you at your military installations. मेरे पास ये कैपेबिलिटी है, एंड इफ यू आर गोइंग टू रिटेलिएट आई ऑल्सो हैव द कैपेबिलिटी टू रेजिस्ट वॉट एवर एक्शन इज बीइंग टेकन. तो चाहे आप टर्किश ड्रोन्स लाइए, चाहे आप चाइनीज मिसाइल्स लेकर आइए, चाहे आप चाइनीज एयरक्राफ्ट लेकर आइए, वी हैव द कैपेबिलिटी टू न्यूट्रलाइज द टारगेट्स एंड न्यूट्रलाइज ऑल द एक्शंस व्हिच विल बी टेकन बाय पाकिस्तान. तो ये बहुत बड़ा एक स्टेप है. अब ये तो हुआ मिलिट्री एलिमेंट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, जहां पे मैंने कहा कि मैं अब डिप्लोमेटिक और प्रेशर टैक्टिक्स उसको कंटिन्यू रखूंगा. अब मैं मिलिट्री मीन्स भी लेने वाला हूं. और यहां पर एक और बात आई जिसमें हमने क्या कहा, हमने एक बहुत बड़ा चेंज लाया बाय सेइंग कि कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म को अब हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे. इसका मतलब क्या है? द मीनिंग ऑफ दिस इज, पहले टेररिस्ट अटैक्स होते थे. देखो, टेररिस्ट अटैक्स का मतलब होता है, हम इसको कहते हैं सब कन्वेंशनल वॉरफेयर. ओके, लेट मी राइट इट समवेयर एल्स. हम इसको कहते हैं सब कन्वेंशनल वॉरफेयर. सब कन्वेंशनल वॉरफेयर इज नॉट द वॉरफेयर बाय स्टेट एक्टर. ये सब कन्वेंशनल वॉरफेयर में नॉन स्टेट एक्टर है, यहाँ पे इस केस में टेररिस्ट एक्टर है. अब टेररिस्ट एक्टर के अगेंस्ट आप मिलिट्री मीन्स नहीं लेते हो, क्योंकि सब कन्वेंशनल वॉरफेयर जो है वो कन्वेंशनल तरीके से नहीं लड़ी जाती है. कन्वेंशनल तरीके से क्या होता है, स्टेट वर्सेस स्टेट होता है और मिलिट्री मीन्स अडॉप्ट किए जाते हैं. बट अभी तक क्या है,
यहाँ पर टेररिस्ट है, नॉन स्टेट एक्टर, वो एक्शन ले रहा है, पाकिस्तान कह रहा है हम तो इन्वॉल्व ही नहीं है। फिर वो एक्शन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि कश्मीर इंडिया में नहीं होना चाहिए, ये गलत है, वो कश्मीर वालों के साथ हैं, वो चाहते हैं कश्मीर की आज़ादी, या कश्मीर राइटफुल प्लेस पाकिस्तान के साथ है। व्हाटएवर बी द रीजंस गिवन बाय जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, पाकिस्तान इज सेइंग वो हमारे साथ थोड़ा है, बट एवरीबॉडी न्यू दैट दे आर सपोर्टेड बाय पाकिस्तान। तो ऐसी सिचुएशन में जब एक नॉन स्टेट एक्टर आकर वो एक्टिविटीज कर रहा है, उसके लिए अगर मैं स्टेट एक्टर को जिम्मेदार मान लेता हूं और उसके अगेंस्ट एक्शन ले लेता हूं, तो इससे इंटरनेशनल डोमेन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मुझे अग्रेसर माना जा सकता है। और इस डिस्टिंक्शन को पाकिस्तान कहीं ना कहीं मिसयूज करता था और लेवरेज करके इंडिया के अगेंस्ट कंटिन्यूसली सब कन्वेंशनल वॉरफेयर करता रहता था, थिंकिंग कि कभी भी कन्वेंशनल रिस्पॉन्स नहीं आएगा। कन्वेंशनल रिस्पॉन्स का मतलब है मिलिट्री के द्वारा रिस्पॉन्स नहीं आएगा, और पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या पाकिस्तान को मिलिटरली एक जवाब नहीं दिया जाएगा। ये पाकिस्तान मान के चलता था, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये कन्विंस कर चुका था हमें भी, दैट सब कन्वेंशनल कैन नॉट बी रिटेलिएटेड बाय कन्वेंशनल। नाउ व्हाट वी हैव डन इज वी हैव रिमूव दिस डिस्टिंक्शन। ये डिस्टिंक्शन हमने रिमूव कर दी है बाय सेइंग कि अगर कोई टेररिस्ट अटैक हुआ तो एक्ट ऑफ टेररिज्म हुआ, वो टेररिस्ट ने किया है, स्टेट ने थोड़ा किया है। हम मान के चल रहे हैं कि वो अटैक पाकिस्तान ने करवाया है। सेकंड, हम कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको बुलाने नहीं वाले हैं, 2016 में हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको बुलाया। तीसरा, हमें किसी को कोई एविडेंस देने की जरूरत नहीं है इंटरनेशनल कम्युनिटी को। चौथा, जैसे ही ये अटैक आएगा, इंडिया का रिस्पॉन्स मिलिटरीली होगा, कन्वेंशनल डोमेन में इंटरैक्ट करने के लिए हम तैयार हैं, मीनिंग वी विल रिस्पॉन्ड मिलिटरीली। नाउ यू वांट टू इन्वॉल्व योर मिलिट्री, गो अहेड एंड डू इट, वी आर रेडी फॉर इट। हमने ये सिग्नल भेजा है, एंड इसमें कहीं ना कहीं दी सर्जिकल स्ट्राइक्स और बालाकोट स्ट्राइक्स और लेटर ऑन चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात करूं, तीनों का अपना अपना रोल है। ऑब्वियसली द ग्रेटेस्ट रोल इज दैट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि उनका जो स्केल था वो सबसे बड़ा था ऑपरेशन सिंदूर का। तो इस तरीके से हमने चीजों को बदलने की कोशिश की है। अगर मैं वापस से चला जाऊं अपनी पॉलिसी के ऊपर, तो पॉलिसी में 16 से पहले पॉलिसी अलग है, 16 के बाद पॉलिसी चेंज हो गई है, जिसमें एक बहुत बड़ा माइलस्टोन आया है 2025 में, वेयर आई एम सेइंग दैट नाउ इफ देर इज अ टेररिस्ट अटैक, इट इज एक्ट ऑफ वॉर फॉर मी। और मैंने अगर उसको एक्ट ऑफ वॉर बोल दिया तो मैं जस्टिफाइड हूं अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय करने के लिए। सो नोबडी कैन कम टुमारो एंड nobody from the international community can come and say that okay वो इंडिया you are doing something wrong, तुम्हारी गलती है, तुम अग्रेसर हो, ये कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि मैंने अपनी डॉक्ट्रिन, अपनी पॉलिसी डिक्लेयर कर दी है कि ये है मेरे लिए। अब अगर अटैक हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है, मीनिंग द बॉल इज नाउ इन पाकिस्तान कोर्ट। if you are going to still if you are going to still involve yourself with such misadventures, then you will have to pay a higher price। जो पहले प्राइस बहुत कम थी, सिर्फ इतनी थी, अब प्राइस बढ़ गई है तुम्हारे लिए। हमने ये सिग्नल देने की कोशिश की है, जिसको फर्दर अगर मैं बात करूं तो तीन तरीके से हमने तीन मेजर व्हाट आई से डॉक्ट्रिन्स हैं जो निकल कर आती हैं, जिसमें से दो की मैं बात कर चुका हूं, एक की अभी और करूंगा। तो पहली जो है डिसाइसिव रिटेलिएशन इंडिया के टर्म्स पे, इसका सिर्फ मतलब ये है कोई टेररिस्ट अटैक हुआ, हम रिटेलिएशन करेंगे। डिसाइसिव मतलब जो हमें ठीक लगता है, जिससे हमें लग रहा है कि एक पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट हो गई है। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन टेररिस्ट एंड देयर स्पॉन्सर्स, तो सब कन्वेंशनल और कन्वेंशनल के बीच का डिफरेंस कोई नहीं रह गया है, हमारे लिए सब बराबर है, हम अटैक करेंगे। तीसरा है नो टॉलरेंस फॉर न्यूक्लियर ब्लैकमेल। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। पहले क्या होता था, पाकिस्तान दो चीजों का मिसयूज करता था। एक, कि सब कन्वेंशनल वॉरफेयर करूंगा तो इंडिया कन्वेंशनल तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। दूसरा, वो ये डराता था कि इंडिया अगर तुम मुझे अटैक करोगे तो मैं अपने न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करूंगा। अब देखो, व्हेन इट कम्स टू यूजिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, तो पाकिस्तान के पास है समथिंग कॉल्ड एज टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स वो वेपन्स हैं जो कहीं ना कहीं शॉर्ट रेंज के वेपन्स हैं, और उनका पर्पज है कि वो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए डिप्लॉय करके वहां पे सब्सटैंशियल गेन लेने के लिए इन दैट पर्टिकुलर थिएटर उसके लिए उनको यूज किया जाता है। अब ये जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है,
या इन जनरली जब भी न्यूक्लियर वेपन्स की बात आती है तो न्यूक्लियर वेपन्स न्यूक्लियर वॉर में यूज होते हैं, कन्वेंशनल वॉर में नहीं। हम दो डिस्टिंक्शन मान के चलते हैं, एक कन्वेंशनल वॉरफेयर जहां पे कन्वेंशनल एक वॉर चलती है जहां पर न्यूक्लियर वेपन्स नहीं यूज होते, दूसरी है न्यूक्लियर वॉरफेयर जहां पर न्यूक्लियर वेपन्स यूज हो सकते हैं। तो न्यूक्लियर वॉरफेयर बहुत ही बड़ा टैबू है, दुनिया में नहीं लड़ी जाती है। एक बार न्यूक्लियर वेपन के बाद कभी भी वेपन्स नहीं यूज किए गए हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि नेशंस के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और आज की डेट में इंडिया, पाकिस्तान या इजराइल ये सब न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यूज किया जाएगा उनको। इवन पुतिन हैज गिवन अ सर्टन पुतिन हैज थ्रेटन्ड टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स इन द यूक्रेन रशिया वॉर, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और होगा भी नहीं, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन यूज करना, दिस इज कंसिडर्ड टू बी एन अनजस्टिफाइड एक्ट, नो मैटर व्हाट, जस्टिफाई नहीं हो सकता है कभी भी। तो बहुत बड़ा एक टैबू जुड़ा है न्यूक्लियर वेपन्स के साथ। बट डिस्पाइट दैट पाकिस्तान वाज एबल टू कन्विंस इंडिया कि कन्वेंशनल रिस्पॉन्स ऑफ इंडिया will be met with nuclear response, and we used to give into this idea. तो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी, सब कन्वेंशनल वॉरफेयर करेंगे, जिसका रिटेलिएशन जो है कन्वेंशनल वॉरफेयर से नहीं आ सकता, अगर आ गया तो हम तैयार हैं न्यूक्लियर वेपन यूज करने के लिए। तो दे यूज टू प्ले विद दिस आइडिया एंड they were able to in a way convince India that they will be using this. We are saying we are not going to give in to your nuclear blackmail, हम नहीं मानते, we are calling your nuclear bluff। हमें पता है कि अगर हमारा कन्वेंशनल रिस्पॉन्स गया अगेंस्ट द सब कन्वेंशनल वॉरफेयर, तब भी ये यूज नहीं होगा, हमें पता है। ये क्यों पता है? क्योंकि 2019 में जब अटैक किया या 2025 में अटैक किया, तो न्यूक्लियर की कोई भी बात नहीं हुई, और दोनों टाइम हमने पाकिस्तान के अंदर अटैक किया है। तो जब मैं ये बात करता हूँ कि न्यूक्लियर क्या हुआ, तुम तो कह रहे थे सब कन्वेंशनल का रिस्पॉन्स कन्वेंशनल से इंडिया देगा तो मैं न्यूक्लियर वेपन यूज करूंगा, तुमने तो बात ही नहीं की। और इस बार तो रादर ये हुआ दैट यू रैन टू यूएसए एंड देन यू सेड दैट वी नीड टू स्टॉप द वॉर और हेल्प अस इन स्टॉपिंग द वॉर, एंड देन दे कॉल्ड इंडिया एंड देन दे स्टॉप द वॉर। तो वी कॉल्ड आउट देयर न्यूक्लियर ब्लफ एंड वी आर नॉट गोइंग टू गिव इन टू न्यूक्लियर ब्लैकमेल। हम नहीं न्यूक्लियर ब्लैकमेल सहने वाले। ये भी एक सिग्नल है जो ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा हमने दिया है। तो अगर ऑपरेशन सिंदूर को आप इस नजरिए से देखोगे कि एक डॉक्ट्रिनल चेंज है बहुत बड़ा, यस इट इज। इम्प्लीकेशन ह्यूज। वाई? अगर एक लाइन में सारी की सारी बात को रखना चाहूं, तो डेटरेंस जो मैं क्रिएट करना चाहता हूं बाय पनिशिंग, मैंने उसका थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया है। मैंने कहा है दोबारा अटैक मत करना, नहीं तो पनिशमेंट बहुत ज्यादा होगी। एंड दिस इज अ एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी इन इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसको डेटरेंस बाय पनिशमेंट बोलते हैं। इतनी पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट कर दो कि सामने वाला दोबारा एक्शन लेने से कतराए, एंड दैट इज व्हाट वी हैव ट्राइड टू डू वाया ऑपरेशन सिंदूर। बट नाउ ये तो हुई सारी बातें इंडिया के पर्सपेक्टिव से। अब इस स्ट्रैटेजी को लेकर क्या कुछ रिस्क भी है? हाउ डिड the entire events around Operation Sindoor, once they have taken place, now what are the risks? जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो कैसी स्ट्रैटेजी है? क्यों? क्योंकि मैंने स्ट्रैटेजी बदल दी है। अभी कोई टेररिस्ट अटैक होगा, मेरा रिस्पॉन्स हैवी होने वाला है, जो पहले नहीं था। न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहने वाला, रिटेलिएशन डिसाइसिव होगा, और कोई एविडेंस नहीं दिया जाएगा, कोई आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बुलाया जाएगा। किसी थर्ड पार्टी का तो पहले भी रोल नहीं था, आज भी नहीं है, मैं मानूंगा ही नहीं। रिस्क क्या है? अब रिस्क यहां आता है कि क्या पाकिस्तान अपना मिस एडवेंचरिज्म छोड़ देगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, एंड इस क्वेश्चन का कोई आसान जवाब नहीं। काफी सारे लोग अलग अलग व्यू पॉइंट रखते हैं। थोड़ा सा कॉशियस और स्केप्टिकल होना नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा एक्टर है जो ना तो लिखित एग्रीमेंट्स को मानता है, ना अपनी बात जो वो कहता है उसको फुलफिल करता है, और एक ट्रस्टवर्दी एक्टर नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर मैं पाकिस्तान की मिलिट्री को देखता हूँ, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में सिविलियन लीडरशिप का कोई रोल नहीं होता है। एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज डन बाय मिलिट्री एंड द आईएसआई, व्हिच इज देयर इंटेलिजेंस एजेंसी। अब ये दोनों मिलकर
एक कहीं ना कहीं पावर को सेंट्रलाइज करके रखते हैं। एंड इस कॉन्टेक्स्ट में अगर उनको अपनी एग्जिस्टेंस प्यारी है प्लस अपनी पावर प्यारी है, तो उनको एंटी इंडिया एक्शन लेते रहना पड़ेगा। ये उनकी एग्जिस्टेंस की बात है। किसकी? पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की। ये अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में चाहे लोग, पाकिस्तान के लोग शायद नहीं ये चाहते हैं कि ऐसे लड़ाई हो, सिविलियन लीडरशिप में बहुत सारे लोग ऐसे नहीं चाहते हैं, बट द मिलिट्री विच इज द रियल पावर सेंटर ऑफ पाकिस्तान, उसकी पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस इस पर है, उसकी पूरी की पूरी पावर इस बात पे है कि वो कंटिन्यूसली एंटी इंडिया स्टैंड लेती रहेगी और एंटी इंडिया जो है वो काम करती रहेगी। तो जब हम पहलगाम मैसेकर की बात करते हैं, मैं अटैक नहीं बोलूंगा, मैसेकर है वो। पहले पहलगाम मैसेकर की जब हम बात करते हैं, उससे पहले जनरल आसिफ मुनीर, जिन्होंने अपने आप को भी एलिवेट कर लिया है टू फील्ड मार्शल, ठीक है, जो उनको खुशी दे वो कर लें, अदरवाइज ऐसे कोई फील्ड मार्शल वाली बातें नहीं है। एनीवे, वी विल नॉट कमेंट ऑन दैट। द पॉइंट इज कि इम्प्लीकेशन, जब रिस्क की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि एक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है जिसकी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि एंटी इंडिया स्टांस लेती रहे, तो इस पर बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि डिस्पाइट ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो ऐसे एक्शन लेता रहे। तो इसीलिए ये एक्शन बंद हो जाएंगे ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, या ये सोचना कि एवरीथिंग विल बी फाइन एंड विल बी एबल टू विल बी एबल टू हैव अ सिचुएशन वेयर विल बी देयर विल बी नो सच काइंड ऑफ अटैक्स इन द फ्यूचर, वो शायद एक ऑप्टिमिज्म है और रियलिटी को हम समझ नहीं पा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान मिलिट्री हैज बीन सेंट अ सिग्नल दैट द कॉस्ट्स ऑफ सच मिस एडवेंचर आर गोइंग टू बी वेरी हाई। सो ये एक रिस्क है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान ऐसे एक्शन दोबारा लेगा और इसको, इसके लिए चाइना उसके साथ है, उसको सपोर्ट करेगा, उसको और इक्विपमेंट देगा, उसको और सैटेलाइट सपोर्ट देगा या नेविगेशन में सपोर्ट देगा, वॉट एवर बी द केस, इससे क्या होता है, पूरे के पूरे साउथ एशिया रीजन में एक इंस्टेबिलिटी बढ़ती है और एक रिस्क ऑफ एस्केलेशन हमेशा रहेगा, विच इज नॉट वेरी गुड फॉर अस, बिकॉज हमारा जो एम्बिशन है वो डिफरेंट है। और हमारे लिए वी डोंट वांट ऑल दीज रोड ब्लॉक्स टू कीप ऑन कमिंग एवरी नाउ एंड देन एंड derailing our way to achieving a status of a great power or achieving the status of Vishwa Guru or being the Viksit or having the goal of a Viksit Bharat by 2047. तो हमारे लिए all these things are a nuisance. And on the contrary, Pakistan के लिए they are not worried about the well-being of their people, the development of their people, the economic growth. तो वहाँ के elites जो हैं, they are leading a very good life. The military establishment, their generals, they lead a very good life. But the general population, they are not seeing any kind of a improvement in the standard of their living or economic growth. And Pakistan has been living from bailout package to bailout package, and which continues even today. तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है ये सब, दे कैन मे बी कीप ऑन डूइंग दिस, बट फॉर अस इट्स अ न्यूसेंस इन आर पाथ विच इज वेरी डिफरेंट, इन आर पाथ वेयर बाय वी डोंट इवन कंसिडर पाकिस्तान एज अ प्लेयर जिसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। फिर भी इन सब एक्टिविटीज़ के कारण अगर मेरा डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, मुझे अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय करके रखना पड़ता है, वही रिसोर्सेज जिनको मैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए डिप्लॉय करता हूँ, तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम है। और इसमें चाइना इज हैंड इन ग्लव्स विद पाकिस्तान, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है मेरे लिए। और रिस्क ऑफ एस्केलेशन बढ़ रहा है इसके बाद, बिकॉज वाई वी आर सेइंग दैट देयर विल बी डिसाइसिव रिटेलिएशन, तो एस्केलेशन का रिस्क बढ़ गया। दूसरी चीज कि इसके कारण अब मुझे कंटिन्यूसली तैयार भी रहना पड़ेगा, बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू मेंड इट्स वे एंड चाइना इज विल कंटिन्यू टू इन्फ्लिक्ट पेन ऑन इंडिया वाया पाकिस्तान, वो भी खत्म नहीं होने वाला है। तो ये एक ऐसी गेम की तरफ हम जा रहे हैं जहां पर वी आर वी आर गोइंग टू सी मोर कॉन्फ्लिक्ट्स इन द फ्यूचर। तो अगर उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो फिर हमें क्रिटिकल एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी ऑपरेशन सिंदूर की। अदरवाइज एक सिग्नल के पर्सपेक्टिव से, एक डेटरेंस बाय पनिशमेंट के पर्सपेक्टिव से, और न्यूक्लियर ब्लफ को कॉल आउट करना या एक्ट ऑफ टेररिज्म को एक्ट ऑफ वॉर कहना, ये सब अचीवमेंट्स हैं ऑफ ऑपरेशन सिंदूर।
अब इसी लाइन में अगर मैं देखता हूं कि पाकिस्तान के साथ क्या क्या हुआ आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, सो इफ आई टेक माई डिस्कशन नाउ टूवर्ड्स पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में आप ये देखते हो कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री है, मिलिट्री का जो होल्ड है वो स्ट्रांग हो गया है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। इसी के चलते जनरल आसिफ मुनीर ने अपने आप को एलिवेट करके फील्ड मार्शल रिकग्नाइज कर लिया। तो पूरे के पूरे इस इंसिडेंट से पहले, पहलगाम के मैसेकर से पहले अगर देखा जाए तो जनरल आसिफ मुनीर की जो फेमस स्पीच थी जिसमें उन्होंने कश्मीर को कहा था कि कश्मीर इज द जगलर वेन, ये जगलर वेन का यहाँ मेटाफर का मतलब होता है कि कश्मीर के थ्रू ही वो इंडिया के ऊपर एक पेन इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम इन देयर पिक्चर, इन देयर व्यू पॉइंट, कश्मीर बिलोंग्स टू पाकिस्तान। तो जब वो ये कह रहे हैं उस समय, और पहलगाम मैसेकर और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की मिलिट्री की जो पोजीशन है अपने ही देश में वो इम्प्रूव हो गई है। अब वो जो पोजीशन इम्प्रूव हुई है उसका पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा रेलेवेंस है, बिकॉज ये जो उनका होल्ड स्ट्रांग हुआ है ये हुआ है वर्सेस द सिविलियन लीडरशिप, जिनके लीडर और पाकिस्तान के बहुत फेमस लीडर विच इज इमरान खान, इमरान खान को जेल में रखा गया है काफी समय से और इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत है जिस कारण से मिलिट्री वॉज फेसिंग अ लॉट ऑफ हीट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इमरान खान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीजें बदल गई हैं, अगेन मिलिट्री की जो इमेज है वो इम्प्रूव हो गई है। तो ये पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। दूसरी बात, हाँ, ये इस पर अभी हम इस डिटेल में नहीं जा रहे कि क्या ये रहेगा या नहीं, क्योंकि चाहे ये पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसका स्ट्रांग होल्ड, उसका जो होल्ड है वो स्ट्रांग तो हुआ है, बट ये कहा जा रहा है शायद शॉर्ट टर्म में है, मीडियम और लॉन्ग टर्म में ये नहीं रहने वाला, बिकॉज एक तरफ से यहाँ पे इनको टीपीपी और दूसरी तरफ से बलोच रेबल्स, दोनों जगह से पाकिस्तान इज फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल इन देयर डोमेस्टिक स्फीयर। दूसरी अगर बात करूं तो इकोनॉमिकली पाकिस्तान इज इन द इकोनॉमिक स्फीयर, पाकिस्तान हैज अ क्रिपल्ड इकोनॉमी जिसके कारण वो बेल आउट टू बेल आउट चल रहे हैं। अब आईएमएफ का बेल आउट मिल गया जिससे ये भी पता लगता है कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज ये हिपोक्रेटिक है, ये जान के ये सब करते हैं और वो करते रहेंगे। सो India knows that India is largely on its own, and this has been articulated by Dr. S. Jaishankar very recently in one of his interviews when he's saying that we have always been alone, we'll always be alone. We don't think that West is going to have a soft stance towards India and West is going to punish Pakistan in any way, तो वो नहीं होगा। ठीक है, अभी ट्रम्प का भी कोई मन नहीं है ऐसा। तो अगर आप इकोनॉमिक स्फीयर में देखते हो है तो क्रिपल्ड बट बेल आउट मिल रहा है, कंटिन्यूस है वो चीजें, यहाँ मिलिट्री का होल्ड स्ट्रांग है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि when it comes to Jammu and Kashmir, Pakistan wants to send a signal that there is no peace in the valley. एंड इंडिया सिंस 2019 जब से आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन की बात की गई है और इसके बाद से हमारे काउंटर इंसर्जेंसी मेजर्स बढ़ गए हैं, डेवलपमेंट मेजर्स बढ़ गए हैं, एंड वी हैव बीन ट्राइंग टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय इंश्योरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर देम। तो पहलगाम मैसेकर एक सिग्नल देना चाहता है कि वैली में कुछ ठीक नहीं होना चाहिए। ये एक कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए विन है। अगर वैली में ये होता है कि दोबारा से वहाँ टूरिज्म हॉल्ट हो जाता है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज कम है, तो दैट इज अ विन फॉर पाकिस्तान। ये एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान की साइड से है। नो डाउट पाकिस्तान मिलिटरीली एक्सपोज हो गया है, बट मिलिट्री का स्ट्रांग होल्ड है अभी भी, इकोनॉमिकली सपोर्ट मिल रही है, और अगर ये होता है तो पाकिस्तान की विन है। हाँ, एक और एस्पेक्ट है कि पाकिस्तान ने ये सोचा था कि इस अटैक से वो इंडिया को इंटरनली डिवाइड कर पाएगा, एंड इन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव ऑफ देयर्स दे हैव फेल्ड। ओके, तो वहां पर बहुत बड़ा फेलियर है। क्यों बहुत बड़ा फेलियर है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी जो ऑल पार्टी डेलीगेशन वापस आया है उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज के लोग गए हैं, ऑपोजिशन के लोग गए हैं, और सबने एक यूनाइटेड फ्रंट प्रेजेंट किया है। इवन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर इट वाज अ यूनाइटेड फ्रंट, एंड उसके बाद भी दुनिया को ये दाकर दिखा दिया है दैट वी आर नॉट गोइंग टू गेट डिवाइडेड बिकॉज ऑफ पाकिस्तान गेम। तो वो पाकिस्तान के लिए एब्सोल्युटली लॉस है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी कहानी है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज गोइंग ऑन। अब इसको अगर कंक्लूड करूं, आई विल नॉट टेक मोर टाइम।
IMF की बात मैंने कर ली है. Game changed. Game has definitely changed, but you can't say it is over. The game has changed. It is far from over. The dynamics of India-Pakistan are going to continue. Operation Sindoor will serve as an important milestone. Now we need to see where we go from here. इंडिया डिप्लोमेटिक स्टेप्स लेगा, इंडिया प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा. इंडिया ने नया तरीका पहली बार अपनाया है जहां पर हमने वाटर को एक स्ट्रेटेजिक टूल की तरह यूज करने के लिए एक इनिशिएशन की है. अभी वहां पर कुछ खास नहीं हुआ है. अबेयंस, इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखना, दिस इज अ वेरी वेरी थॉट आफ्टर स्टैंड बाय इंडिया विच मे प्रूव टू बी काउंटर प्रोडक्टिव ऑल्सो, बट अभी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते. बट या एक इनिशिएशन है कि हम वाटर को भी यूज करेंगे एंड वील हिट यू वेयर इट हर्ट्स. कई बार उसको बोला गया है दैट दिस टॉक्स एंड टेरर कांट गो हैंड इन हैंड. तो अब कहीं ना कहीं अगर खून बहेगा तो पानी नहीं बहेगा, वो वाली बात कर दी गई है. उसके लिए अलग से मुझे एक वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि उसका एक अलग सिग्निफिकेंस है ऑल टुगेदर. बट कहने के लिए अभी के लिए डिप्लोमेटिक स्टेप्स है हमारे पास. इंटरनेशनल प्रेशर हम डेफिनेटली डालने वाले हैं. इसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी के थ्रू हमने कहीं ना कहीं एक सिग्नल देने की कोशिश की है. एंड फाइनली हमने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखाकर ये भी प्रूव कर दिया है दैट कन्वेंशनल वर्सेस सब कन्वेंशनल, वी विल नॉट have this distinction, and Pakistan will now have to pay the price, and this is deterrence by punishment. Having said this, I will not take more of your time. Thank you so much everyone. अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के थ्रू आपका कुछ अंडरस्टैंडिंग में इम्प्रूवमेंट हुआ है, then please do share this video with your friends, give it a like, leave a comment on what you think is the future, and do subscribe to our channel. We are going to be making more such videos which will be helpful for you. And having said that, all the very best for your preparation. I hope everything is going well. पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, हार्ड वर्क करते रहिएगा. We will do the hard work here, you do the hard work there, and be proud of your nation. And Jai Hind.